ओके चलिए, कौन सा चैप्टर फिनिश किया था? बायबैक। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज है छोटा चैप्टर। पहले जरा 1 मिनट अंडरस्टैंड करो ये है क्या। देखिए, हम लोग ने एलओडीआर पढ़ा है और आईसीडीआर पढ़ा है, यस और नो? आईसीडीआर में क्या पढ़ा था? इसीलिए कह रहे थे ब्रेक चाहिए। समझ में आया क्यों ब्रेक चाहिए होता है? आईसीडीआर में पढ़ा था इशू ऑफ कैपिटल के बारे में, ठीक है। और एलओडीआर में क्या पढ़ा था? लिस्टिंग के बारे में, कि जो एंटिटीज की लिस्टिंग हो जाती है उनकी क्या ऑब्लिगेशंस होती हैं। अब हमको ये बताओ, जब हम लोग ने आईसीडीआर पढ़ा था तो हम लोग ने किसके इशू की बात करी थी? क्या क्या इशू हो रहा था उसमें? आईपीओ मतलब शेयर्स इशू की बात हो रही थी, राइट इशू, बोनस था, प्रेफरेंशियल, क्यूआईपी था, और क्या था? इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, ठीक है। इन सब जगह पे हम लोग बात कर रहे थे शेयर इशू की, यानी जब शेयर इशू होगा तो आईसीडीआर रेगुलेशंस एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। लेकिन कैपिटल रेस करने का, अच्छा एलओडीआर में भी हम लोग ने क्या पढ़ा था? एलओडीआर किसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा था? डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज के ऊपर, ठीक है। डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी में क्या क्या आ रहा था? स्पेसिफाइड एंड नॉन कन्वर्टेबल्स। अब देखिए, जब हम लोग आईसीडीआर की बात कर रहे थे तो हम लोग बात कर रहे थे शेयर इशू करके कैपिटल रेज करने की, लेकिन कैपिटल रेज करने का एक और तरीका होता है नॉन कन्वर्टेबल्स। नॉन कन्वर्टेबल का मतलब क्या हो गया? डिबेंचर इशू कर दिया, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दिए। जब हम नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं या डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो भी तो कंपनी के पास क्या आ रही है? कैपिटल आ रही है, ओके। बट इनकी बात आईसीडीआर में नहीं करी गई है। आईसीडीआर में हम लोग ये नहीं पढ़ रहे थे कि अगर हमने डिबेंचर इशू किया है तो प्रोसेस क्या होगा। तो आईसीडीआर वाज कवरिंग ओनली एंड ओनली इक्विटी शेयर्स, ठीक है। अब क्या हुआ, पहले क्या होता था, जो ये नॉन कन्वर्टेबल्स में आते हैं जैसे डिबेंचर्स हो गए, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, इनके लिए दो अलग अलग रेगुलेशन हुआ करती थी। एक रेगुलेशन थी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की, ठीक है। ऐसे डिबेंचर्स जो कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं उनकी रेगुलेशन थी, यानी अगर कोई कंपनी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू कर रही है तो उसके ऊपर वो डेट वाली रेगुलेशंस एप्लीकेबल हो रही थी, इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स। और अगर आपके नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स थे तो उनके ऊपर इशू एंड लिस्टिंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर की रेगुलेशन एप्लीकेबल हो रही थी। ये तीन रेगुलेशंस पैरेलली चलते थे, एक आईसीडीआर, एक डेट इंस्ट्रूमेंट का और एक प्रेफरेंस शेयर का। फिर उन्होंने कहा कि ये जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स और प्रेफरेंस शेयर्स वाला है इनको मर्ज कर दिया जाए, क्योंकि इन दोनों को ही एक कैटेगरी में डाला गया जिसको क्या कहा गया? नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। तो डिबेंचर जो कन्वर्ट नहीं होंगे, प्रेफरेंस शेयर्स जो कन्वर्ट नहीं हो सकते, इनके इशू का प्रोसीजर उनके लिए उन्होंने एक सेपरेट रेगुलेशन दी है जिसका नाम क्या डाल दिया? इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। तो पहले तो ये समझ में आया हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम आईसीडीआर। आईसीडीआर में भी तो हम लोग इशू ऑफ कैपिटल की ही बात कर रहे थे, हाँ वहां बात कर रहे थे कन्वर्टेबल वालों की, वहां बात कर रहे थे नॉर्मल इक्विटी की। लेकिन जो नॉन कन्वर्टेबल वाला पोर्शन है उसके लिए इन्होंने ये सेपरेट रेगुलेशन दे दी है। अब है वही सारी चीजें जो हम लोग ने आईसीडीआर में पढ़ी है, बस ये किस रिस्पेक्ट में होगा? नॉन कन्वर्टेबल। क्योंकि यहाँ हम लोग डिबेंचर्स की बात करेंगे तो दो तीन नई चीजें आ जाएंगी, जैसे डिबेंचर ट्रस्टी। डिबेंचर ट्रस्टी के बारे में भी हम लोग ने सुना है। डिबेंचर्स जो इशू करेंगे उसकी क्रेडिट रेटिंग करवानी पड़ेगी, ये भी हम लोग ने सुना है इंटरमीडियरीज में। ये बस दो तीन नई चीजें ऐड होगी, बाकी जो प्रोसेस है वो सेम होगा। तो अगर नॉन कन्वर्टेबल इशू करके कोई कंपनी कैपिटल रेज कर रही है तो उसके इशू का प्रोसीजर क्या है और उसके लिस्टिंग का प्रोसीजर क्या है, वो इस रेगुलेशन में दिया है। समझ आ गया? तो आप जब कंपनी में जाएंगे तो आप ये देखेंगे क्या इशू हो रहा है। अगर इक्विटी शेयर्स वगैरह इशू हो रहे हैं तो आईसीडीआर लगेगा, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू हो रहा है तो ये लगेंगी, प्रेफरेंस शेयर्स इशू हो रहा है तो भी यही लगेंगी, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस हो रहा है तो आईसीडीआर लगेगा, एलओडीआर लगेगा। ओके फाइन। तो देखिए यही है इस रेगुलेशन में। देखो सबसे पहले तो इन्होंने बताया कि ये इंट्रोडक्शन है, इसको मत करना। ये बस यही कह रहे हैं कि वाइब्रेंट कैपिटल मार्केट में इक्विटी और बॉन्ड दोनों होता है। अगर हम लोग इक्विटी की बात करते हैं तो वो कन्वर्टेबल यानी डायरेक्ट हो गया आईसीडीआर जिस पे लगता है। बॉन्ड मार्केट कौन सी मार्केट हुई? बॉन्ड मतलब डिबेंचर्स, ठीक है। डिबेंचर का ही एक फॉर्म होता है बॉन्ड। बॉन्ड कुछ नहीं, एक पेपर फॉर्म होता है। हमने आपसे 1 लाख रुपए रेज करे और बदले में हमने आपको बॉन्ड दे दिया,
और हमने कहा कि जब ये मैच्योर होगा तो हम आपको इतना इतना रुपया दे देंगे. दिस इज व्हाट इज नोन एज अ बॉन्ड. इसी कैटेगरी में एक आता है कमर्शियल पेपर. सुना है कभी कमर्शियल पेपर? सीपी सुना है? कमर्शियल पेपर का मतलब यही हुआ, जैसे कंपनी को एक पैसा रेज करना था तो कंपनी ने क्या किया, एक बॉन्ड इशू कर दिया आपको और उन्होंने कहा ये हम डिस्काउंट पे देंगे और फेस वैल्यू पे रिडीम कर देंगे. इसका मतलब क्या हुआ, 1 लाख का बॉन्ड था, आपने जब जमा कराए तो 80,000 रुपए जमा कराए, कंपनी को 80,000 रुपए मिल गए, 3 साल की मेच्योरिटी थी, 3 साल बाद ये रिडीम हो जाएगा कितने पे, 1 लाख पे प्रिंसिपल वैल्यू पर. और ये जो 20,000 हुआ ये आपका क्या हो गया, इंटरेस्ट. ठीक है, तो दिस इज अ बॉन्ड, इनको बॉन्ड मार्केट कहा जाता है. अब अगर कोई कंपनी बॉन्ड इशू कर रही है या कमर्शियल पेपर इशू कर रही है तो क्या उसके ऊपर आईसीडीआर लगेगा? क्या हम लोगों ने आईसीडीआर में कहीं पर भी बॉन्ड के बारे में पढ़ा? नो. उसके ऊपर कौन सी रेगुलेशंस लगेंगी, इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल. तो ये रेगुलेशन क्या है, समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो यही देखिए बता रहे हैं कि दोनों से हम रेज कर सकते हैं, इक्विटी से भी बॉन्ड से भी. अब इसके लीगल एस्पेक्ट पे आओ. यहाँ पर देखिए, द सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी रेगुलेशन. पहले एक रेगुलेशन, ये सिर्फ हिस्ट्री बता रहे हैं, पहले एक रेगुलेशन हुआ करती थी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2008. इसमें कौन कवर होता था बताओ, जो सिर्फ डिबेंचर्स होते थे या बॉन्ड होते थे. और इसी के साथ साथ एक रेगुलेशन चलती थी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर. तो अगर कोई कंपनी नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है तो उसके ऊपर ये वाली रेगुलेशन लगती थी, ये एनसीआरपीएस. और अगर कोई कंपनी डेट इशू करती थी तो उसके ऊपर आईएलडीएस लगती थी, दो अलग अलग. फिर क्या हुआ देखिए, हाँ यहां पर देखो, in May 2021 SEBI decided to solicit public comments on the review and merger of ILDS and NCRPS regulation into a single regulation. फिर सिंप्लीफाई किया गया प्रोसीजर और इन दोनों रेगुलेशन को मर्ज करके नई रेगुलेशन बना दी गई जिसको क्या कहा जा रहा है, एनसीएस. ओके, एनसीएस समझ में आ गया, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज. ठीक है, अब देखो नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी में क्या क्या कवर हो रहा है. अभी रेगुलेशन स्टार्ट नहीं हुई है, अभी सिर्फ ये इंट्रोडक्शन बता रहे हैं. यहां पर आइए, द न्यू एनसीएस रेगुलेशन प्रोवाइड्स फॉर इशुएंस एंड लिस्टिंग ऑफ फॉलोइंग सिक्योरिटीज. अब देखो एनसीएस में क्या क्या आ जाएगा, देखो कौन कौन सी आ गई, डेट सिक्योरिटी. डेट सिक्योरिटी में क्या आ गए, डिवेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर. इन्हीं दोनों की पहले अलग अलग रेगुलेशन हुआ करती थी. ठीक है, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट या परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, ये क्या हुए, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट. हाँ देखिए, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, डिबेंचर्स में आप लोगों ने कभी बचपन में शायद पढ़ा होगा, बहुत सारी कैटेगरीज होते थे, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, नॉट रिडीमेबल, है ना, याद आया. उसी में एक होता है परपेचुअल. जब डिबेंचर्स की मैच्योरिटी डेट फिक्स होती है तो वो कौन से होते हैं, नॉन परपेचुअल. लेकिन अगर उनकी मैच्योरिटी डेट फिक्स नहीं है उसको कहा जाता है परपेचुअल, यानी जो एंटायरिटी तक चलता रहेगा. अब नॉर्मली क्या होता है, जैसे डिबेंचर इशू होते हैं मान लो 5 साल के लिए, तो 5 साल तक आप हमें इंटरेस्ट देते रहेंगे. परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स या परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब हमने आज आपको इशू कर दिया, उसकी कोई रिडेम्पशन डेट नहीं है. जब तक कंपनी है तब तक वो डिबेंचर रहेगा और तब तक कंपनी आपको ब्याज देती रहेगी. ऐसी कैटेगरी को कहा जाता है परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स या परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर. अच्छा, क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव बताओ क्या होता था, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्यूमुलेटिव. हाँ, क्यूमुलेटिव में होता था कि अगर इस साल आपको डिविडेंड नहीं मिला, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर आपको इस साल का भी मिलेगा और अगले साल का भी मिलेगा. और नॉन क्यूमुलेटिव में अगर इस साल नहीं मिला तो नहीं मिला, जिस साल होगा उस साल मिलेगा. तो ये बताओ, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी होंगे. ये कैटेगरी भी तो होती थी, क्यूमुलेटिव डिबेंचर्स एंड नॉन क्यूमुलेटिव होती थी ना. अब याद नहीं आ रहा तो होती ही होगी, सोच के बताओ, होती होगी. क्यों, क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव डिबेंचर नहीं हो सकते. क्यूमुलेटिव डिबेंचर, डिबेंचर का इंटरेस्ट देना ऑप्शनल होता है, वो तो देना ही पड़ेगा. उसमें ये कैसे हो सकता है कि इस साल नहीं दिया. इट इज अ चार्ज ऑन कैपिटल और एप्रोप्रिएशन ऑफ कैपिटल. अब जरा जाओ वंस अपॉन अ टाइम जब 12th में थे, याद आया ये चार्ज ऑन कैपिटल, एप्रोप्रिएशन ऑफ कैपिटल.
चार्ज ऑन कैपिटल जो देना जरूरी होता था, और डिविडेंड वाज एप्रोप्रिएशन ऑफ कैपिटल। थोड़ी बहुत अकाउंट आती है हल्की फुल्की हमें भी, आप हमें गुमराह नहीं कर सकते, ठीक है। वो पीएल अकाउंट में अबव द लाइन एंड बिलो द लाइन करके भी इसको एड्रेस किया जाता था, याद आया। तो इंटरेस्ट देना तो कंपलसरी है, इंटरेस्ट तो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा हो या ना हो रहा हो। कमर्शियल पेपर, ये अभी हमने आपको बताया, ये बॉन्ड्स की तरह होते हैं जो डिस्काउंट एट फेस वैल्यू पे इशू होते हैं और पार पे रिडीम हो जाते हैं। अब अगर कोई कंपनी इन चारों में से कुछ भी इशू कर रही है तो उसके ऊपर कौन सी रेगुलेशंस एप्लीकेबल हो जाएंगी? एनसीएस। ये चैप्टर कब काम आएगा आपको समझ में आ गया? अगर आपकी कंपनी इक्विटी या कुछ इशू कर रही है तो आईसीडीआर लगेगा, लेकिन अगर आपकी कंपनी इन चारों में से कुछ भी इशू कर रही है तो हमारे ऊपर क्या लग जाएगा? एनसीएस, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो अब आ जाइए इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस अंडर द सेबी एनसीएस रेगुलेशन। डेफिनेशंस काफी हद तक ऐसी हैं जो आपको आती हैं। डेट सिक्योरिटीज, हाँ देखो क्या क्या आ जाएगा डेट सिक्योरिटी में। नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी with a fixed maturity period which creates or acknowledges indebtedness and includes क्या क्या आ जाएगा? debenture, bonds or any other security whether constituting a charge on the assets or not। whether constituting a charge on the assets or not मतलब कौन से हो गए? secured और unsecured। कह रहे secured भी हो सकते हैं, unsecured भी हो सकते हैं। ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट बताओ क्या चीज हुई? अब पूरा याद करना इशू वाला चैप्टर। ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट एक ऑफर डॉक्यूमेंट बनता है जो हम लोगों को देते हैं, जिसको पढ़ के वो सब्सक्राइब करते हैं सिक्योरिटीज के लिए। लेकिन पब्लिक को ये ऑफर डॉक्यूमेंट देने के पहले एक ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट बनता है जो सेबी को दिया जाता है अप्रूवल के लिए, ठीक है। ये भी वही है। इट इज अ ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस और ड्राफ्ट शेल्फ प्रोस्पेक्टस फाइल्ड विद द स्टॉक एक्सचेंज एंड द बोर्ड इन रिलेशन टू द पब्लिक इशू। शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या चीज हुई? एक वर्ड लिखा हुआ, इट इज अ ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस और ड्राफ्ट शेल्फ प्रोस्पेक्टस। हु कैन टेल मी व्हाट वाज अ शेल्फ प्रोस्पेक्टस? नहीं, रेड हेरिंग नहीं, मॉड्यूल 1 में पढ़ा होगा जिसने भी पढ़ा होगा अगर। हाँ, शेल्फ का मतलब क्या होता है? शेल्फ, अरे शेल्फ मतलब बताओ। हम कह रहे हैं शेल्फ तो कह रहे हैं हाँ शेल्फ। अलमारी बोल ले, क्या शर्म आ रही है आपको अलमारी बोलने में? शेल्फ मीन्स अ स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या होता है जब एक साल में कुछ कंपनीज जैसे फाइनेंसिंग कंपनीज वगैरह ऐसी होती हैं जिनको एक साल में कई बार इशू निकालना होता है। अब सोचो उनको अगर एक साल में कई बार पब्लिक इशू निकालना है तो उनको हर बार प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ेगा। हर बार प्रोस्पेक्टस ना बनाना पड़े तो वो क्या करते हैं, वो साल के बिगिनिंग में एक स्ट्रक्चर्ड प्रोस्पेक्टस बना देते हैं जिसमें बेसिक डिटेल्स होते हैं, कंपनी का नाम क्या है, प्रमोटर कौन है, काम क्या होता है, ये एक स्ट्रक्चर बना दिया। अब हर बार जब उनको पब्लिक इशू निकालना होगा तो वो जो प्रोस्पेक्टस बनाते हैं उसमें सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देते हैं जिसको इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कहा जाता है, ठीक है। अब यानी कि जब जिस भी पब्लिक इशू में हमको प्रोस्पेक्टस देना होगा तो वो जो साल के बिगिनिंग में हमने प्रोस्पेक्टस बना दिया स्ट्रक्चर्ड वाला वो प्लस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, ये दोनों चीजें मिला के हमने दे दी। ये दोनों चीजें मिला के फुल फ्लेजेड प्रोस्पेक्टस बन जाता था। तो वो साल के बिगिनिंग में जो हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें बेसिक डिटेल्स है उसको शेल्फ प्रोस्पेक्टस कहते थे, ठीक है फाइन। तो वो एक स्ट्रक्चर हो गया, बेसिक डिटेल्स हो गई। इससे फायदा ये हुआ कि हर बार हमको नया पूरा प्रोस्पेक्टस बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ओके। तो ये कह रहे यही जब स्टॉक एक्सचेंज या सेबी के पास हम सबमिट करते हैं तो वो क्या बन जाता है? ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। इशूअर बताओ कौन हुआ? कौन इशूअर हुआ यहाँ पर? कंपनी। जो कंपनी ये डेट सिक्योरिटीज निकाल रही है, बॉन्ड्स निकाल रही है, उसी को इशूअर कहा जाएगा। देखिए कह रहे हैं कंपनी हो सकती है, बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हो सकते हैं, इन सबको इशूअर माना जाएगा। लीड मैनेजर बताओ कौन हुआ? इनसे कई बार मिल चुके हैं आप। मर्चेंट बैंकर। हर काम के पहले सबसे पहले किसको अपॉइंट करते थे? मर्चेंट बैंकर को। अगर कई सारे मर्चेंट बैंकर होते थे तो उसमें से एक हेड होता था और उसको लीड मर्चेंट बैंकर या लीड मैनेजर कहते थे, ओके। नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज देखो कौन कौन सी हो जाएंगी? नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, डेट सिक्योरिटी, परपेचुअल नॉन कन्वर्टेबल, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स और एनी अदर सिक्योरिटी। कुल मिला के वही सारी जो ऊपर कवर्ड थी चार। कौन कौन से चार थे उसमें? डेट सिक्योरिटीज थे, फिर नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस थे, फिर परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स थे, परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर्स थे एंड कमर्शियल पेपर। इन सब को क्या कहा जाता है? नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी।
ऑफर डॉक्यूमेंट आई थिंक कर लेंगे, वही प्रोस्पेक्टस जो होता है उसी को क्या कहते हैं, ऑफर डॉक्यूमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट बताओ क्या होता था, आप प्राइवेट प्लेसमेंट बता दो, हम पब्लिक इशू बता देंगे, ऐसे एक एक कर लेते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट में सिर्फ दो वर्ड आते हैं आपको, सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन, है ना। हाँ सही भी है, जब हम लोग पब्लिक इशू करते हैं लेकिन सबको देने की बजाय सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्संस को प्राइवेटली शेयर्स प्लेस कर देते हैं, उसको प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं। यहां बताओ प्राइवेट प्लेसमेंट किसको हो रहा होगा, सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्संस को नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज दे देते हैं। यानी हमें बॉन्ड्स इशू करना था, देखो बॉन्ड्स का एक पब्लिक इशू हुआ और बॉन्ड्स का प्राइवेट प्लेसमेंट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, हाँ जैसे डिबेंचर्स हैं, हमें डिबेंचर का पब्लिक इशू करना है, इसका मतलब हमने सबको ऑफर दे दिया, अब जो चाहे वो उसको एक्सेप्ट कर ले, ये पब्लिक इशू हो गया। और अगर हमें डिबेंचर इशू करने थे लेकिन सबको ऑफर देने की बजाय हमने सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्संस को दिया, तो वही उसका प्राइवेट प्लेसमेंट हो गया। सब कुछ सेम है इक्विटी की तरह, बिल्कुल वही सब कुछ है। देखो पब्लिक इशू है अगला, इट इज एन ऑफर और इन्विटेशन बाय एन इशूअर टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स डेट सिक्योरिटी। सिक्योर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट कर लेंगे, सिक्योर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट क्या हुए, सिक्योर्ड डिबेंचर्स जिनके अगेंस्ट कोई ना कोई एसेट रखा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक बुक प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म देख लो, एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय द स्टॉक एक्सचेंज। बताओ पढ़ के समझ में आ रहा है क्या है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी के प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए स्टॉक एक्सचेंज ने एक सेपरेट प्लेटफॉर्म बना दिया और उस सेपरेट प्लेटफॉर्म को नाम क्या दिया, इलेक्ट्रॉनिक बुक प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म। पूरी बात समझ में आई क्या हुई, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए स्टॉक एक्सचेंज से होने के लिए स्टॉक एक्सचेंज ने सेपरेट पोर्टल दे दिया, उस सेपरेट पोर्टल को इन्होंने क्या कह दिया, इलेक्ट्रॉनिक बुक प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म। ओके नेक्स्ट ये हम लोग ने कर लिया, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, परपेचुअल एंड परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अब आ जाइए एप्लीकेबिलिटी, ये रेगुलेशन किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल हो रही है। सबसे पहले में देखिए क्या लिखा है, किसके ऊपर है, इशुएंस एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स बाय एन इशूअर बाय वे ऑफ पब्लिक इशुएंस। बताओ किस चीज का इशू है, किसके ऊपर लग रहा है, कब किसने क्या निकाला होगा, पहले इंस्ट्रूमेंट्स बताओ, डेट सिक्योरिटीज एंड नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, इनके इशू और लिस्टिंग की बात हो रही है, अगर वो कैसे दिए जा रहे हो, पब्लिक ऑफर के थ्रू। ठीक है, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और डेट सिक्योरिटीज का अगर पब्लिक ऑफर हो रहा है तो ये रेगुलेशंस लगेंगी, उस हिसाब से हमको बताओ ये क्या लिखा है, उसी चीज का प्राइवेट प्लेसमेंट, यानी नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स और डेट सिक्योरिटीज का प्राइवेट प्लेसमेंट हो रहा है तो भी ये रेगुलेशन एप्लीकेबल हो जाएगी। यानी ये हो गया पब्लिक ऑफर का और ये किसका हो गया, प्राइवेट प्लेसमेंट का। और ये तीसरा वाला देखो किसके ऊपर है, कमर्शियल पेपर, लिस्टिंग ऑफ कमर्शियल पेपर्स इशूड बाय एन इशूअर। इन तीन सिचुएशंस पे ये रेगुलेशन एप्लीकेबल होगी। ओके, डेट सिक्योरिटीज नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स का पब्लिक इशू, डेट सिक्योरिटीज नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स का प्राइवेट प्लेसमेंट एंड कमर्शियल पेपर की लिस्टिंग। ठीक है, जनरल कंडीशंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको कुछ कुछ सुना सुना लगेगा। दिस चैप्टर शैल अप्लाई टू द इशुएंस ऑफ, ये अभी हम लोगों ने पढ़ लिया, किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, डेट सिक्योरिटी नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स बाय वे ऑफ पब्लिक ऑफर एंड नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज बाय वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट, इनके ऊपर लगेगा। और एलिजिबल इशूअर देखो कौन कौन हो सकता है, सिक्योर्ड डेट सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में, अच्छा एक डाउट है, सिक्योर्ड डेट सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में आइए, these are such debt security which are secured by creation of a charge on the properties or assets of the issuer or its subsidiaries or its holding company। यहां ये बताओ सब्सिडरी और होल्डिंग की क्या बात हुई, देखिए कह रहे हैं these are debt securities which are secured by creation of a charge on property or assets of the issuer, मतलब
या तो वो अपने एसेट्स चार्ज पे रख रहा है या फिर अपनी सब्सिडरी के। तो हमने डिबेंचर इशू किया, उस डिबेंचर के अगेंस्ट हमें अपना एसेट गिरवी रखना था, या तो हम अपना एसेट गिरवी रख दें और या फिर हम अपनी सब्सिडरी का एसेट गिरवी रख दें। इसका यूज कब आएगा? जब ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं हो पाएगी तो उस एसेट को बेच के रिकवरी कराई जाएगी। ठीक है, आई होप द डाउट इज क्लियर। अच्छा हाँ, ये हम आपको बता रहे थे, एलिजिबल इशूअर के पॉइंट्स पढ़ो, देखो सुने सुने लगेंगे। द इशूअर शैल नॉट मेक एन इशू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। फर्स्ट पॉइंट में बताओ कौन है, कौन नहीं कर सकता? Issuer or any of its promoter are debarred from accessing the securities market. जो कैपिटल मार्केट एक्सेस करने से डिबार्ड है वो लोग ये इशू नहीं निकाल सकते। सेकंड में बताओ क्या है, पॉइंट पढ़ा था ये वाला भी, वो डायरेक्टर्स किसी दूसरी कंपनी के डायरेक्टर्स है जो डिबार्ड है, तो अगर वो डायरेक्टर प्रमोटर उस कंपनी को नहीं संभाल पाए तो इसको भी नहीं संभाल पाएंगे। ये दोनों पॉइंट साथ में चलते हैं। वही कंपनी डिबार्ड है कैपिटल मार्केट एक्सेस करने से तो भी नहीं कर सकते, और अगर उस कंपनी के डायरेक्टर प्रमोटर किसी दूसरी कंपनी के डायरेक्टर प्रमोटर हैं जो डिबार्ड है तो भी वो ये कैपिटल इशू नहीं कर सकते। थर्ड में बताओ क्या पॉइंट है, विलफुल डिफॉल्टर। सब सुने हैं ना ये लोग आपने, इशूअर और एनी ऑफ इट्स प्रमोटर इज अ विलफुल डिफॉल्टर। नेक्स्ट डी में क्या है, एनी अदर कंपनी विच इज अ विलफुल डिफॉल्टर। अब कह रहे हैं हमारा जो प्रमोटर या होल टाइम डायरेक्टर है वो किसी दूसरी कंपनी का प्रमोटर या होल टाइम डायरेक्टर है जो कि विलफुल डिफॉल्टर है, तो भी हमारी कंपनी ये डिबेंचर या नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती। ई वाले में वो कौन है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। बस इनके ऐसे की पॉइंट्स मार्क कर लेना। ई वाले में अगर वो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है तो भी इशूअर एलिजिबल नहीं होगा। एफ वाले में क्या है, any fine or penalties levied by the stock exchange. Stock exchange ने penalty levy करी है which is pending to be paid by the issuer at the time of filing offer document. तो जिस टाइम कंपनी को ये इशू निकालना है उस टाइम अगर आपके सेबी की कुछ फाइन या पेनाल्टी पेंडिंग है तो भी आप ये डेट सिक्योरिटी या नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स का इशू नहीं निकाल सकते। एनी डाउट इन एनी पॉइंट? अच्छा अब हाउएवर वाले समझाओ हमको। फर्स्ट पॉइंट बताओ क्या है, रिस्ट्रिक्शन। लेट मी सी आप कैसे इंटरप्रिटेशन करते हैं। रिस्ट्रिक्शंस मेंशन्ड एट बी एंड डी शैल नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ अ पर्सन who was appointed as a director only by virtue of nomination by a debenture trustee in another company. फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बेटा वो लोग होते हैं जो यहाँ से कुछ गलत काम करके बाहर भाग जाते हैं। इसके कई एग्जाम्पल हैं हमारे देश में। आप लोग अपना बताओ, ऑनलाइन में डाउट था। रिस्ट्रिक्शंस बताइए, इंटरप्रिटेशन कीजिए। रिस्ट्रिक्शंस मेंशन्ड इन बी एंड डी अबव शैल नॉट बी एप्लीकेबल। पहले बताओ बी एंड डी क्या था। हाँ, ऊपर वाले पॉइंट्स में बी ये था और डी ये था, यानी वो दूसरी कंपनी वाले। ठीक है, कह रहे शैल नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ अ पर्सन हु वाज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ओनली बाय वर्च्यू ऑफ नॉमिनेशन बाय अ डिबेंचर ट्रस्टी इन अनदर कंपनी। मतलब वो दूसरी कंपनी का जो डायरेक्टर था वो एक नॉमिनेटेड डायरेक्टर था, और उस नॉमिनेटेड डायरेक्टर को किसने अपॉइंट किया था, डिबेंचर ट्रस्टी ने ही अपॉइंट किया था, तो ये डिस्क्वालिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं होगी। इसका मतलब अगर मेरी कंपनी का कोई डायरेक्टर किसी दूसरी कंपनी का नॉर्मल डायरेक्टर है और वो दूसरी कंपनी डिबार्ड है तो मेरी कंपनी भी इशू नहीं निकाल सकती, लेकिन मेरी कंपनी का जो डायरेक्टर है वो दूसरी कंपनी का नॉमिनेटेड डायरेक्टर है जिसको डिबेंचर ट्रस्टी ने अपॉइंट किया है, और वो दूसरी कंपनी डिफॉल्टर है, देन इन दैट केस हम डिफॉल्टर नहीं हुए। इसका कारण समझिए, जो नॉमिनेटेड डायरेक्टर है वो तो खुद यही देखने के लिए बैठा है कि कंपनी डिफॉल्टर ना हो, उसका उसके डिफॉल्ट होने में कोई रोल नहीं होगा। आप इस बात को समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? ये क्यों ऐसा करते हैं कि अगर आप, जैसे हमने आपको बोला ना, जब आप ये कंपनी डायरेक्टर नहीं संभाल पा रहे तो दूसरी क्या संभाल पाएंगे। ठीक है, इसका लॉजिक समझिए। एक कंपनी जो विलफुल डिफॉल्टर थी उसके सारे डायरेक्टर्स एक तरह से डिफॉल्टर हो गए क्योंकि उनकी वजह से कंपनी डिफॉल्टर हुई। अब वही डायरेक्टर, वही प्रमोटर किसी दूसरी कंपनी के भी डायरेक्टर है, तो जब वो डायरेक्टर उस कंपनी को मैनेज नहीं कर पाए तो इसको भी नहीं कर पाएंगे। ये लॉजिक होता है। अब कह रहे हैं लेकिन वो डायरेक्टर का तो कोई रोल ही नहीं था, वो डायरेक्टर सिर्फ एक नॉमिनेटेड डायरेक्टर था जिसको डिबेंचर ट्रस्टी ने अपॉइंट किया था। मतलब वो सिर्फ ये देखने के लिए बैठा था कि डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट सिक्योर हो, यानी उस कंपनी के विलफुल डिफॉल्टर होने में उस डायरेक्टर का कोई रोल नहीं था। अब वो डायरेक्टर अगर मेरी कंपनी का डायरेक्टर है तो फिर
भले ही वो दूसरी कंपनी बिल्कुल डिफॉल्टर हो, हम एलिजिबल होंगे। बताओ ये पूरी बात समझ में आई? अगर लॉजिक ना समझ में आया तो इग्नोर मार देना, ठीक है? आ गया ना लॉजिक समझ में, क्या बोला हमने? अच्छा सेकंड वाला बताओ ये क्या है? रिस्ट्रिक्शन मेंशन्ड इन ए एंड बी अबव, ए एंड बी पढ़ लिया ऊपर। शैल नॉट बी एप्लीकेबल इफ द पीरियड ऑफ डिबारमेंट इज ओवर, मतलब हाँ जैसे वो कह रहे थे ना इतने समय के लिए डिबार्ड है, अगर वो डिबारमेंट पीरियड ओवर हो चुका है तो आज मेरी कंपनी ये इशू निकालने के लिए एलिजिबल हो जाएगी। एंड थर्ड वाला बताओ, रिस्ट्रिक्शन मेंशन्ड इन सी एंड डी, विलफुल डिफॉल्टर वाला, शैल नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में ये रिक्वायरमेंट नहीं देखी जाएगी, ठीक है? फाइन, चलिए अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये वहां पर भी होता था, इन प्रिंसिपल अप्रूवल होता था। इशू एंड लिस्टिंग के पहले हमें इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेनी पड़ती थी स्टॉक एक्सचेंज से। द इशूअर शैल मेक एन एप्लीकेशन टू वन और मोर स्टॉक एक्सचेंज and obtain an in principle approval for listing of its non convertible securities from the stock exchange। और बताओ क्या करना पड़ता था, किसके साथ अग्रीमेंट करना पड़ता था? डिपॉजिटरीज, ठीक है? मिनी सीरीज की तैयारी हो रही है? कौन कौन दे रहा है मिनी सीरीज? जो उसके हिसाब से पढ़ रहा हो देंगे पक्का, ठीक है? तो एक तो स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल लेनी पड़ती थी, और किसके साथ अग्रीमेंट करना पड़ता था? डिपॉजिटरी से, क्योंकि जो भी ये सिक्योरिटीज आएंगी इशू होने के बाद वो कहाँ आएंगी? डीमैट अकाउंट में। ओके, अब ये इसमें देखो अलग पॉइंट आता था कि अगर हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो हमें किसको अपॉइंट करना पड़ता था? डिबेंचर ट्रस्टी। अब याद करके बताओ डिबेंचर ट्रस्टी कौन होता था? ये पहले का अगर आपने सब पढ़ा है और याद है तो ही ये चैप्टर समझ में आता है। क्या रोल होता था डिबेंचर ट्रस्टी? ये आपने पढ़ा कहाँ है पहले ये बताओ? इंटरमीडियरीज में, ठीक है? डिबेंचर ट्रस्टी किसके किसके बीच में होता था? कंपनी एंड डिबेंचर होल्डर्स के बीच में। कंपनी टाइम टाइम पे इंटरेस्ट दे रही है कि नहीं, कंपनी डिबेंचर होल्डर्स के अगेंस्ट कुछ तो नहीं कर रही है, ये सब देखने के लिए एक इंटरमीडियरी होता था डिबेंचर ट्रस्टी, और उसका काम ये देखना होता था कि डिबेंचर होल्डर्स के साथ कुछ भी गलत ना हो। तो ये कह रहे हैं आज अगर कोई कंपनी डिबेंचर का इशू करने जा रही है तो उसको सबसे पहले किसको अपॉइंट करना पड़ेगा? डिबेंचर ट्रस्टी को। नेक्स्ट कह रहे हैं रजिस्ट्रार टू द इशू को अपॉइंट करो। अब बताओ ये कौन होता था? रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट, वहीं पढ़ा था इंटरमीडियरी में। इस पूरे इशू के जो पेपर वर्क को मैनेज करने का काम कौन देखता था? रजिस्ट्रार। कि एप्लीकेशंस आ रही हैं, उनको अलॉटमेंट दे रहे हैं, ये सारा काम देखने का किसका होता था? रजिस्ट्रार। सो द इशूअर शैल अपॉइंट अ रजिस्ट्रार which has established connectivity with all the depository। तो एक बार स्टेप समझो अभी तक क्या हो गए, किसको किसको अपॉइंट करा इन्होंने? सबसे पहले इन प्रिंसिपल अप्रूवल ले ली, उसके बाद क्या हुआ? डिपॉजिटरी से एग्रीमेंट कर लिया, डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट कर लिया, रजिस्ट्रार टू द इशू को रख लिया, और क्या करवा ली? क्रेडिट रेटिंग। अब ये क्या होता था? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रेटिंग्स करानी पड़ती है। अगेन हमने आपको बताया था जैसे मूवीज की रेटिंग्स होती थी, है ना, बिल्कुल वैसे ही आज कोई कंपनी अपने डिबेंचर इशू कर रही है तो पब्लिक ये जानना चाहती है कि भाई हम इस कंपनी की डिबेंचर लें कि ना लें। तो एक इंडिकेशन के तौर पर ये कहा जाता है कि आपको अपनी इनसिक्योरिटी की क्रेडिट रेटिंग करानी पड़ेगी। किससे कराते हैं क्रेडिट रेटिंग? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज से। ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कंपनी को पूरा स्टडी करते हैं और फिर उनको रेटिंग देते हैं, जैसे ए प्लस, ए बी, ये रेटिंग्स होती हैं अलग अलग। ये एक इंडिकेशन होता है। अब पब्लिक के नजरिए से समझिए, वो सोचते हैं कि हाँ ये डिबेंचर की ए प्लस रेटिंग है तो ये अच्छी कंपनी होगी। अच्छा बताओ अगर ए प्लस रेटिंग है और डी रेटिंग है, ठीक है, तो ए प्लस का मतलब क्या हुआ? नॉर्मली अच्छी का मतलब समझे कि पैसा डूबेगा नहीं। आज आप इसमें पैसा लगाइए, आपका पैसा वापस मिलने के चांसेस है। और अगर डी रेटिंग मिली है, इसका मतलब पैसा लगाओ फिर भूल जाओ, ठीक है, लगाना नहीं है। ओके, तो ये क्रेडिट रेटिंग कराना मैंडेटरी है। द इशूअर शैल ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम एटलीस्ट वन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी which shall be disclosed in the offer document। okay, however where credit ratings are obtained from more than one, for the issue all the ratings including unaccepted rating shall be disclosed। ये क्या चीज है? अगर एक से ज्यादा कराई है तो? और ये क्या लिखा है? इंक्लूडिंग अनएक्सेप्टेड रेटिंग। हाँ मतलब जैसे मान लो आपने अपनी टीचर्स से रेटिंग करा रखी है,
हर टीचर ने आपको रेटिंग दे के रखी है, किसी ने ए, किसी ने बी, किसी ने सी। तो अब आप ये नहीं कहेंगे जिस टीचर ने ए दिए वही बता दिया, आपको सारी रेटिंग्स बतानी पड़ेंगी कि इन्होंने डी भी दी है, कुछ एक आध ने जेड भी दे दी होगी, ठीक है। तो ये कह रहे हैं जो अनएक्सेप्टेड रेटिंग है वो भी बतानी पड़ेगी। क्रिएशन ऑफ रिकवरी एक्सपेंस फंड, नाम से बताओ इस फंड का काम क्या होगा? हाँ, रिकवरी के टाइम पे कह रहे फंड, जो पैसे की रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए एक सेपरेट फंड बनाएंगे। द इशूअर शैल क्रिएट अ रिकवरी एक्सपेंस फंड विद द डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज। Electronic issuance, an issuer proposing to issue non-convertible securities through an online system of stock exchange and depository shall comply with relevant applicable requirement as the case may be। यानी आप अपने डिबेंचर्स इशू करना चाह रहे हैं किस फॉर्म में? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो भी आपको कंप्लाई करने पड़ेंगे। बहुत सिंपल सिंपल है, सिर्फ हेडिंग करना। आप हमें अंदर एक लाइन पढ़ रहे हैं, आप वो भी ना पढ़ना, हेडिंग पढ़ लेना लेकिन, ठीक है। रेगुलेटरी फीस, नाम से समझ में आ रहा है? बताओ और क्या करना पड़ेगा इनको? इन केस ऑफ पब्लिक इश्यू ऑफ डेट सिक्योरिटी, द इशुअर शैल while filing a draft of a document with the stock exchange forward a soft copy of draft of a document to SEBI for its record along with regulatory fees। वैसे भी SEBI, स्टॉक एक्सचेंज रजिस्ट्रार, इनके पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ठीक है। शगुन का कुछ लेके जाना, ठीक है। इनके पास खाली हाथ नहीं जाते, हमेशा क्या लेके जाते हैं? फीस। हाँ शगुन, फीस जरूर ले जाना। राइट टू रिकॉल और रिडीम प्रायर टू मैच्योरिटी, ये बताओ हेडिंग से क्या है? आपको अपनी जेब से लेकिन नहीं देना, ये ध्यान रखना। जब आप इनके पास जाएंगे वो आप किससे लेंगे? क्लाइंट से, है ना। अपनी जेब से ना लगा देना कि अपनी जेब से फीस ही सब भर दी क्लाइंट की, बाद में क्लाइंट ने दी नहीं, ठीक है। तो एश्योर कर लेना कि क्लाइंट ऐसा हो कि आप दे दे, पता चला आप क्लाइंट तो बस गया, आप बेड डेट हो गए, ये नौबत मत आने देना। क्योंकि हमारे प्रोफेशंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती, फीस मांगना इज अ वेरी टफ टास्क। आप खुद सोच के देखो ना, आप कंपनी सेक्रेटरी हो, आपका क्लाइंट है, ठीक है। अगर मान लो प्रैक्टिस में जाते हो, जॉब में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, अकाउंट में पैसा आ जाता है। प्रैक्टिस में प्रॉब्लम है, आपने क्लाइंट का काम कर दिया, अब फीस कैसे मांगे? फीस मांगना एक बड़ा छोटा काम होता है कि ये सोचो आप फोन करो भैया पैसे भिजवा दो, ये इंस्टीट्यूट के हिसाब से इट इज अ वेरी वेरी बैड थिंग, क्योंकि ये आपके प्रोफेशन को थोड़ा डिसग्रेस करता है। पहले आपको पता है, पहले रूल होता था, अब तो नहीं होता, पहले रूल होता था कि शायद इंग्लैंड में ऐसा कुछ रूल होता था कि फीस मांगना अलाउड नहीं होता था। कि जैसे आपने काम किया, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं पर मेंशन्ड है कि जैसे इंग्लैंड में क्या होता था, आपने काम किया अब आपको कोई फीस दे दे तो ठीक है, रेप्यूटेड प्रोफेशन जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, सीएसीएस, इनके लिए। और कोई फीस नहीं दे रहा है तो आप उनसे मांग नहीं सकते, क्योंकि उनसे फीस मांगना आपके समझ गए ना आप? अच्छा थोड़ी लगता है फोन, भैया पैसे दो, भैया पैसे दे दो, ठीक है। तो इसका तरीका होता है, बिल भिजवाया जाता है एनवेलप में प्रॉपर, कि आप बिल भिजवा दो कि भैया बिल गया है। और अगर पैसे के लिए कॉल भी करना तो खुद बैठ के ना करने लग जाना, अपने स्टाफ से या किसी से करवा देना, ठीक है। तो हो फोन के पीछे आप ही खड़े हो गए, इंटरेस्ट आप ही को है पैसे पे पूरा, बट मांगना। अच्छा, प्री एडवांस पेमेंट का इसमें कुछ चलता नहीं है इन प्रोफेशंस में, ऐसा नहीं है पहले पैसा होगा फिर होगा। पहले क्लाइंट आ जाता है, उसका पूरा काम हो जाता है, फिर उसके बाद फिर आपका पैसा मांगना शुरू होता है। हाँ, रियलिटी बता रहे, कोर रियलिटी, प्रैक्टिकल यही है। फिर आप मांगते रहते हो, तो कहेंगे अच्छा अभी दे रहे, अभी दे रहे। कुछ क्लाइंट अच्छे भी होते, तुरंत भिजवा देते हैं, बट कोई वैसा थोड़ी, स्कूल की फीस थोड़ी कि पहले जमा करो फिर होगा। तो पहले आप पूरा काम कर देते, उसमें भी अगर कोई जान पहचान का क्लाइंट निकल आया, रिश्तेदार नातेदार, तो भूल जाओ। और आपको रियलिटी बताएं, जब आप सीएस बनेंगे सबसे पहला काम आपको इन्हीं लोग का मिलेगा। हाँ, जो दूर दूर के भी रिश्तेदार होते हैं, अच्छा तुमने सीएस किया है? हाँ बस यही तो है, लेकिन आपके पास होने की खबर आप नहीं पहुंचाएंगे, ये काम आपके घर वालों का है, वो दूर दूर तक बता देंगे, ठीक है। इवन अभी से जब आप बोलते हो ना सीएस सीएस ऐसा कुछ कर रहे हैं, जब आप किसी फैमिली गैदरिंग में जाते हैं तो पकड़ लेते हैं लोग, अच्छा तुम सीएस सीएस कर रहे हो, बताओ जरा हमारा रिटर्न रिटर्न बताओ कैसे होगा, क्या होगा। तो वहीं से आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा, पैसा मिलना कभी नहीं शुरू होगा, ठीक है। सो दीज आर कॉमन थिंग्स इन प्रैक्टिस। इसका मतलब बताओ, राइट टू रिकॉल, राइट टू रिकॉल और रिडीम प्रायर टू मैच्योरिटी, किसकी मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं? आपकी मैच्योरिटी की।
डिबेंचर की मैच्योरिटी की, कह रहे हैं डिबेंचर की मैच्योरिटी की पहले रिडीम करा ले रही है कंपनी, ऐसा हो सकता है? मैच्योरिटी के पहले रिडेम्पशन हो रहा है। जैसे मान लो उन्होंने डिबेंचर इशू किया था 3 साल का, तो 3 साल के पहले पैसा वापस मांग सकती है कंपनी, वापस मांग सकती है इन द सेंस दे सकती है, मतलब कंपनी ने कहती है हम अभी रिडीम कर रहे हैं। आप हेडिंग को समझो क्या है, राइट टू रिकॉल और रिडीम प्रायर टू मैच्योरिटी। हाँ, जैसे 3 साल की मैच्योरिटी थी, लेकिन अगर कंपनी चाहे तो 3 साल के पहले ही उसको रिडीम करा सकती है। The issuer making issuance of non-convertible security shall have the right to recall such security prior to maturity date, or shall have a right to provide such right of redemption prior to maturity date to all the investors or only to retail investor। कंपनी चाहे तो खुद भी पहले पैसा मंगवा सकती है, और अगर चाहे तो उनको ऑप्शन दे सकती है इन्वेस्टर्स को कि तुम चाहो तो 3 साल तक होल्ड करके रखो, और नहीं तो 3 साल की पहले करा लो। इसको वैसे समझिए जैसे एफडी नहीं होता है, या तो पहले तोड़वा लो और या तो ड्यू डेट तक वेट कर लो, दैट इज द सेम थिंग। Such right to recall non-convertible security prior to the maturity date shall be exercised in accordance with the terms of issue, and detailed disclosure in this regard shall be made in the offer document। ये बात कि आप प्रायर मेच्योरिटी करा सकते हैं, ये पहले ही आपको लिखनी पड़ेगी कहां पर, ऑफर डॉक्यूमेंट में, कि इस टाइप ऑफ डिबेंचर में रिकॉल पहले करना अलाउड है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद बस ठीक है, इसमें तय कर लो। उसके बाद ये बताओ, ये सुना है आपने डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व एंड कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व? कुछ कुछ अकाउंट्स की बात आ गई। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्या होता था? डिबेंचर रिडेम्पशन के टाइम पे कंपनी के पास पैसा हो, इसके लिए पहले से ही कंपनी अपने प्रॉफिट से एक सर्टेन पार्ट अलग करती रहती थी, जिससे हम क्या बनाते थे, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। और बताओ कैपिटल सीआरआर कब बनाते थे, किसके लिए बनाते थे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व? प्रेफरेंस शेयर्स के लिए। याद आया कुछ कुछ? प्रेफरेंस शेयर्स भी तो रिडीम होंगे, तो इक्विटी के लिए नहीं बनाते रिजर्व। हाँ, इक्विटी नहीं रिडीम होते, इक्विटी रिडीम ही नहीं होते। कब होते हैं? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। ठीक है, मिलना जरूरी है उनको, ऐसा जरूरी नहीं अगर बचा तो मिलेगा, नहीं बचा तो वो भी नहीं मिलेगा। तो डिबेंचर के लिए बनता है डीआरआर और प्रेफरेंस शेयर्स के लिए बनता है सीआरआर। इसकी ज्यादा जानकारी अकाउंट्स में मिलेगी। इंटरनेशनल सिक्योरिटी, ये बताओ क्या होता था? ISIN नंबर पढ़ा है ये भी आपने? हर सिक्योरिटी का एक इंडिविजुअल नंबर होता था, यूनिक नंबर, जिसको हम लोग क्या कहते थे, इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे शेयर का भी होता था और यहाँ पर डिबेंचर का भी है, तो हर सिक्योरिटी को उसके इंडिविजुअल एक यूनिक नंबर से पहचाना जाएगा, जो उसका ISIN नंबर होगा। ट्रस्ट डीड बनानी पड़ेगी, किसके बीच में होगी ट्रस्ट डीड? कंपनी एंड ट्रस्टी के बीच में, यानी इशुअर और ट्रस्टी के बीच में एक ट्रस्ट डीड बनेगी। डिबेंचर ट्रस्टी की बात हो रही है। द इशुअर एंड द डिबेंचर ट्रस्टी shall execute the trust deed within such timelines as may be specified by SEBI, where an issuer fails to execute, ये पॉइंट समझाओ हमको, where an issuer fails to execute the trust deed। हाँ, इस लाइन का मतलब हमें समझ आ गया कि इशुअर फेल्स टू एग्जीक्यूट ट्रस्ट डीड। हाँ, आपने हमको ये समझा दिया जब ट्रस्ट डीड ना बन पाए। आगे बताओ, क्या करना पड़ेगा? 2% का ब्याज देना पड़ेगा। सिर्फ 2% कि 2% अबव द कूपन रेट? हाँ, कूपन रेट क्या हुआ? इंटरेस्ट रेट। तो अगर मान लो इंटरेस्ट रेट 10% है, तो इनको 12% देना पड़ेगा कंपनी को। कब तक? जब तक वो डीड ना बन जाए। ठीक है, समझ आ गई ये बात? लिस्टिंग अग्रीमेंट, ये देखिए लिस्टिंग अग्रीमेंट, जिसको अपने नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी को लिस्ट कराना होगा, उसे लिस्टिंग अग्रीमेंट करना पड़ेगा किसके साथ? स्टॉक एक्सचेंज के साथ। इसी लिस्टिंग अग्रीमेंट को हम लोग वहां क्या कह रहे थे? LODR। यही तो LODR था। सिमिलरली अगर आप नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी को लिस्ट कराना चाहते हैं, तो आपको स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिस्टिंग अग्रीमेंट करना पड़ेगा और उसकी कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा।
कॉन्टिन्यूअस लिस्टिंग कंडीशंस, ऑल द इशूअर। ये टॉपिक क्या आप समझ रहे हो, उस पे क्वेश्चन क्या आएगा? पढ़ते तो चले जा रहे हैं आप ग्रंथ की तरह। अच्छा, मन में यही चल रहा था, बाकी सब तो ठीक है क्या ये सब? जनरल कंडीशंस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये जनरल कंडीशंस हैं। क्वेश्चन समझ रहे कैसा आएगा? एबीसी लिमिटेड वाज अ कंपनी एंड इट वांट्स टू इशू इट्स नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एज अ कंपनी सेक्रेटरी, व्हाट आर द वेरियस कंडीशंस टू बी कंप्लाइड विद? अब आप इसका आंसर पता क्या लिखेंगे? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आर द डिबेंचर व्हिच कैन नॉट बी कन्वर्टेड। हाँ, 200% बता रहे हैं, क्योंकि आपने ये पढ़ लिया, आपको समझ में भी आ गया, लेकिन ये है क्या ये नहीं पता। अब सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ठीक है, अब क्या लिखें? जनरल कंडीशन तो याद नहीं आ रही है, तो इतना तो याद आ गया कि नॉन कन्वर्टेबल, हाँ, which cannot be converted, whereas which can be converted are known as convertible, है ना? यही तो लिखोगे। ये है जनरल कंडीशंस कि अगर कोई कंपनी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर या नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है तो उसकी जनरल कंडीशंस क्या क्या होंगी। एलिजिबिलिटी ये थी, एलिजिबल इशूअर, और यहां से ये जनरल कंडीशंस है। फर्स्ट आपको लिखना पड़ेगा इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेनी है, आप हेडिंग वाइज लिख सकते हो। डिपॉजिटरी के साथ अग्रीमेंट करना पड़ेगा, डिबेंचर ट्रस्टी लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रार टू द इशू को अपॉइंट करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट रेटिंग करानी पड़ेगी, रिकवरी एक्सपेंस फंड, इलेक्ट्रॉनिक इशुएंस के लिए करना पड़ेगा, रेगुलेटरी फीस देनी पड़ेगी। ये सब पॉइंट्स है। आप समझ आए क्या पढ़ रहे हैं? अच्छा, ट्रस्ट डीड हो गई थी, कॉन्टिन्यूअस लिस्टिंग एग्रीमेंट। ये बताओ क्या है? ट्रेडिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, किसकी खरीद बेच हो रही है अब? नॉन कन्वर्टेबल। ये क्या लिखा है? द ट्रेड इन नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज listed on the stock exchange shall be cleared and settled through clearing corporation of stock exchange। ये क्या चीज होती है? कह दो कि कभी नहीं सुना। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज सुना है ना? ये चैप्टर कर चुके हैं हम लोग। स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज में जो भी ट्रांजैक्शन सेटल होते हैं उसके लिए उसकी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होती है, सेटलमेंट करने के लिए। सेटलमेंट का मतलब क्या होता था? किसी ट्रांजैक्शन को सेटल करने का मतलब क्या हुआ? सिक्योरिटीज की लेन देन और पैसे की लेन देन। सिक्योरिटी पे इन पे आउट एंड फंड पे इन पे आउट। आप समझ रहे इसका मतलब क्या हुआ? बायर जो है वो क्या लेगा और क्या देगा? सिक्योरिटीज लेगा और पैसे देगा, और सेलर क्या करेगा? पैसे लेगा और सिक्योरिटी देगा। उल्टा बोल गए? समझ गए ना क्या लेगा देगा? वैसे सही था, पता नहीं, ठीक है। अब स्टॉक एक्सचेंज में बायर और सेलर एक दूसरे से मिले नहीं, तो ये सब कराएगा कौन? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। अब याद आ गया? ठीक है, यहां पर भी कह रहे हैं नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग अगर होनी है तो वो भी स्टॉक एक्सचेंज की क्लियरिंग कॉर्पोरेशन करवाएगी। अच्छा, ये बताओ क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रिडेम्पशन। अच्छा, हमने पूछा तो आप सोचने लग गए। पढ़ लो, सोचना नहीं है, पढ़ना है। क्या नहीं किया तो क्या नहीं कर सकता? कंपनी ने क्या क्या नहीं दिया है? इंटरेस्ट नहीं दिया है, डेट का रिडेम्पशन नहीं किया है, और क्या करने चल पड़ा? डिविडेंड देने चला गया। दिक्कत क्या है? इंटरेस्ट के लिए पैसा नहीं है, डिवेंचर को रिपेमेंट के लिए पैसा नहीं है, डिविडेंड देने के लिए पैसा कहां से आ गया? तो वो नहीं कर सकता। और फिर भी अगर करना है तो डिवेंचर ट्रस्टी की अप्रूवल ले लो। वो क्यों अप्रूवल देगा भला? ठीक है, यानी अगर आप डिविडेंड बांटना चाह रहे हैं तो आपको पहले किसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी? डिवेंचर ट्रस्टी। क्वेश्चन समझ गए? मान लो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन से याद आया वो डीलिस्टिंग का टेस्ट हमने जो बनाया था उसके क्वेश्चन देखे आपने? टेस्ट किसने किसने दिया था? लो, यही भूल गए। डीलिस्टिंग एक चैप्टर था। हाँ, अच्छा, ये बोल के याद दिलाना है, वो सरप्राइज टेस्ट जो हुआ था। सही बोल रहे हो, याद आ गया सबको। हमने जब बोला डीलिस्टिंग का टेस्ट तो कोई एक्सप्रेशन नहीं, फिर उसने कहा कि वो सरप्राइज बोलिए तब याद आएगा। सरप्राइज, याद आया वो टेस्ट? उसके क्वेश्चन देखे थे? समझ आए? हो पा रहे थे?
हाँ, उसके बाद पेटेंट वाला दिया तो उसमें भी हमने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दिए थे, नहीं आए। उसके जो वो थे क्वेश्चंस, क्वेश्चन से उठाओ, केस स्टडी पे मत जाया करो। इसी टाइप के क्वेश्चन अब आपका इंस्टीट्यूट पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन ऐसे बड़ा सा दे देता है डराने वाला, उसमें करना कुछ नहीं है, जो अंदर क्वेश्चंस है उसमें एक आध क्वेश्चन ऐसा होगा जो बाउंस करेगा। जैसे अगर मान लो 4 पार्ट्स हैं तो 2-3 पार्ट्स ऐसे होंगे जो ठीक है, अदरवाइज एक आध पार्ट ऐसा होगा जो थोड़ा सा बाउंस करेगा। तो क्या करना है, जो बाउंस होगा उसको बना के लिखना है, और जो आते हैं वो डायरेक्ट लिखना है। पेटेंट में आई थिंक एक क्वेश्चन था ना ऐसा। हम्म, हाँ हाँ, 2 थे केस स्टडीज, शायद 2 केस। अच्छा, फर्स्ट वाला आ गया था। अच्छा चलो डिस्कस कर लेंगे उसको भी। हाँ, ये समझ आ गया था, डिविडेंड हम नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते। किससे पूछ, हाँ हम बता रहे थे कि स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ गया। मान लो कि एक कंपनी थी जिसने ये डिबेंचर्स इशू करे, कंपनी ने मतलब डिफॉल्टर है इंटरेस्ट देने में और डिबेंचर्स का रिडेम्पशन करने में, बट कंपनी इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। अब बताओ क्या करना पड़ेगा उनको, अप्रूवल लेनी पड़ेगी। हाँ, क्या लीगल रिक्वायरमेंट है, दे विल हैव टू टेक द अप्रूवल ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। उसके बाद ऑब्लिगेशंस ऑफ द इशूअर हैं, इशूअर को क्या क्या काम करने पड़ेंगे, 2 पॉइंट्स है इसमें, रीड लिख लो। हमको 200% पता है, जो हम रीड के लिए बोलते हैं वो आप हमें रीड करने के लिए दे देते हैं। हम आपसे कहते हैं लिखो रीड, आपके लिखते हैं यू रीड, है ना, यू रीड, व्हाई शुड आई, रीड कर लेना। ये बस 2 ऑब्लिगेशंस हैं, इशूअर की क्या क्या कर जरूर लीजिएगा रीड, यही ना आ जाए एग्जाम में। एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, वैसे अगर मान लो जनरली आ गया ऑब्लिगेशन ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, बना के लिख लोगे। क्या ऑब्लिगेशंस है, यही देखना कि डिबेंचर होल्डर्स के साथ कुछ गलत ना हो। एक ही अप्रूवल वाला लिख देना कि डिविडेंड के पॉइंट, खुश कितना हो गया इसमें है कि हम बस बना के तो लिखना है, पूरा पेपर बना के लिखने की कला है, ये तो एक चैप्टर है। बस यहाँ पे स्टॉप करेंगे। इसके बाद देखो क्या है, पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग ऑफ, एक बार देख लो बस है क्या चैप्टर में, पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी। और एक नई चीज आपको सुनने को मिलेगी, ग्रीन डेट सिक्योरिटी। दिया है सबके बुक में, फोटो नहीं बनी होगी, नाम लिखा है सिर्फ। ग्रीन डेट सिक्योरिटी पे शॉर्ट नोट आ सकता है। फिर वही है, फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, और ये जो इशू का पूरा प्रोसेस होता है, पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, अलॉटमेंट, अंडर राइटिंग। उसके बाद देखो ये 3 चीजें आ जाएंगी, लिस्टिंग ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ डेट सिक्योरिटी, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स, एंड एक कमर्शियल पेपर, ये लिस्टिंग ऑफ कमर्शियल पेपर। मेन जो था वही वो स्टार्टिंग वालों का था। ओके, इन 3 की रेगुलेशन होगी बस शॉर्ट में, ये छोटा सा आपका रोल है इसमें। ठीक है, इंस्टीट्यूट ने कहा है कि दिल छोटा ना करो, इसमें भी आपका छोटा सा रोल है। चलो इसको हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे, अब वील डू ईसीआई पे।